दोस्तों आज मैंने जी बिजनेस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखी संजय कथुरिया सर की। काफ़ी 1.5 घंटे की पॉडकास्ट थी जिसका टाइटल था कुछ हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम विद एसआईपी एआई एंड पैसिव इनकम। काफ़ी अच्छे आइडियाज सर ने शेयर करे, बट कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी लगी जिन पे मुझे अपने व्यूज़ देने चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, लास्ट 10 सालों से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने अपना 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अचीव किया जस्ट विद सैलरी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं कोई आईआईटी आईआईएम बैकग्राउंड से नहीं हूँ या मेरी कोई इनकम 7 फिगर्स में नहीं थी। तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले आप एक बार सर की वीडियो देखिए। तो वीडियो में ये है वीडियो, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें सर ने एक चीज़ बोली है जिसमें एक टॉपिक है इसमें कि मास्टर प्लान ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ एंड वैल्यू क्रिएशन के नाम से। तो इसमें सर कहते हैं कि भी ज्यादा वैल्यू दे सकता है, ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपको डिस्प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफर करनी है। अगर आप पहले ये सोचोगे ना कि मेरे को इतना पैसा मिल रहा है तो मैं इतना ही वैल्यू दूंगा, तो और ये मेंटालिटी हो जाती है। बिकॉज़ आई वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 16 इयर्स, आई हैड कलीग्स, और खुद का भी माइंडसेट अलग होता है व्हेन यू डू योर ओन स्टफ वर्सेस। तो सर ने इस वीडियो में बोला है कि अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आपको जितनी सैलरी मिल रही है उससे आपको ज़्यादा काम करके देना चाहिए। तो दोस्तों बात कुछ हद तक सर की सही है कि हमें जितनी सैलरी मिलती है हमें उससे ज़्यादा आउटकम अपनी कंपनी को देना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। बट दोस्तों आज के टाइम में ना मतलब ये चीज़ करना आई थिंक उतना वायबल नहीं है जितना ही पहले था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपको किस केस में ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने मतलब एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। अगर आपकी 9 to 5 की जॉब है, अगर आपको 5 बजे के बाद भी कंपनी वाले रोकते हैं काम करने के लिए, तो आपको 2 केस में काम करना चाहिए। या तो आपको उससे अर्निंग मिल रही है, आपको ओवर टाइम का पैसा मिल रहा है, या फिर आपको उससे लर्निंग मिल रही है। अगर आपको ना तो अर्निंग मिल रही है ना ही लर्निंग मिल रही है, तो मेरे हिसाब से फिर ओवर टाइम करने का कोई फायदा नहीं है। उसमें सिर्फ कंपनी का फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं है। अब अर्निंग तो कुछ भी हो सकती है, मतलब जो भी आपकी पर आवर के हिसाब से वैल्यू है उसके हिसाब से हो सकती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि अगर आप उस टाइम का कहीं और बेटर यूटिलाइज कर सकते हो तो आप मत करो। अदरवाइज आपको लग रहा है कि यार घर जाके तो मैं खाली बैठूंगा, तो इससे बढ़िया 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो और ओवर टाइम का पैसा ले लो, जो कि मैंने भी किया है अपने अर्ली इन द करियर। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा लेकिन कंपनी वाले आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको देखना है कि क्या आपको उससे कुछ लर्निंग मिल रही है। और लर्निंग का मतलब ये नहीं कि जो आप 9 to 5 जो काम कर रहे हो और अगर आपको वही काम 5 o'clock के बाद भी करना पड़ रहा है, तो क्या ही फायदा है उसमें। आपको एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिल रहा है? कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई वो नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, जो आपकी सीवी में ऐड होगा, आपको दूसरी जगह इंटरव्यू देने में हेल्प करेगा और उसके बिहाफ पे कल को आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, तब आपको जरूर करना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करता था तो मैं डायलिसिस टेक्नीशियन था बेसिकली। तो नॉर्मली हम पेशेंट के डायलिसिस किया करते थे डे टू डे, जो कि मेरे को बहुत अच्छे से आता था। बट वहाँ पे एक प्रोसीजर होता था जब किसी पेशेंट का ट्रांसप्लांट होता था, किडनी ट्रांसप्लांट, तो उससे पहले अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप दोनों डोनर के और रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप अलग अलग हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर करते थे उनके बॉडी से एंटीबॉडीज को कम करने के लिए, जिसको कहते थे ग्लाइकोसोम इम्यूनोएडसॉर्प्शन। तो वो प्रोसीजर कभी 1 in a year और 1 in a 6 month वाला प्रोसीजर था। तो एक बार क्या हुआ कि बाहर से कोई कंपनी वाला बंदा होता था जिनका वो फिल्टर होता था, वो आके उस प्रोसीजर को करते थे। मतलब ये थोड़ा टेक्निकल है, जस्ट आप थोड़ा ऊपर ऊपर से समझिएगा कि मैं कॉन्टेक्स्ट क्या समझाना चाहता हूँ आपको। तो कंपनी वाला बंदा राजेश चाको करके एक सर थे, अभी वो आयरलैंड में है। तो वो आके उस बिकॉज वो उस कंपनी में काम करते थे, तो वो आके उस प्रोसीजर को करते थे, क्योंकि नॉर्मली टेक्नीशियंस के बस की बात नहीं थी। वो प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव होता था और काफ़ी रिस्की होता था, उससे क्या पेशेंट के ट्रांसप्लांट पे असर हो सकता था। तो इस वजह से कंपनी वाला बंदा ही आके वो प्रोसीजर हॉस्पिटल में आके करता था। तो होता क्या था कि सर आए एक दिन हमारे हॉस्पिटल में प्रोसीजर करने। मेरी उस समय तक ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, मतलब लगभग मेरी 5 बजे तक या 5 बजे के आसपास तक ड्यूटी थी और वो खत्म हो चुकी थी, और वो प्रोसीजर ही 5:30 या 6 बजे शुरू होने वाला था। तो दोस्तों बिकॉज मेरे को लर्निंग की इच्छा थी और मतलब मेरे अंदर मतलब मेरे को सीखना था, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा रुका। और वो नई चीज़ थी, जो मैं 9 to 5 में जो चीज़ कर रहा था वो उससे अलग थी, और कल को वो चीज़ मेरे को दूसरी कंपनी ज्वाइन करने में या उसी कंपनी में जाने में हेल्प कर सकती थी। तो इस वजह से मैं एक्स्ट्रा रुका और लगभग वो प्रोसीजर हर दिन चलता, मतलब अल्टरनेट बेसिस पे 6-8 घंटे चलता था। तो मैं हर अल्टरनेट बेसिस पे अपनी ड्यूटी के बाद रुकता था उन सर के साथ और पूरी रात तक वो प्रोसीजर करता था, सीखता था। उससे मेरे को क्या हेल्प हुआ, जब अगले 1 साल के बाद, अगले 1 साल तो नहीं, 1.5-2 साल के बाद उस कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी निकली उसी कंपनी में। तो उन राजेश चको सर ने उस कंपनी में मेरा रिकमेंडेशन दे दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर जील देखी सीखने की। क्योंकि बाकी टेक्नीशियन नहीं रुकते थे, उनको ये था कि यार मैं क्यों रुकूं, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं। तो मैं बिकॉज रुकता था, सीखता था, तो इस वजह से मेरे को उस कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मुझे उससे बेटर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उस समय फ्रेजिनिस में, जिसमें मैं नागपुर गया। बट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। तो अगर आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप करो। बट अगर आपको नया सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ अपने को रगड़ने का,
ठीक है, फिर क्या ही फायदा यार। जो काम आप 9 to 5 कर रहे हो, अगर आपको वही काम 5 बजे के बाद भी करना पड़ रहा है, आपकी कोई एडिशनल लर्निंग नहीं है और उसके अलावा आपकी कोई एडिशनल अर्निंग भी नहीं है, तो फिर क्यों भाई अपने आप को घिसना है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, ब्लाइंडली एक्स्ट्रा काम मत करते रहो, ठीक है। तो एक तो ये इस पॉइंट पे मैं, बाकी फिर इसके बाद इन्होंने एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, वही आप एसआईपी करो, ये करो वो करो, ठीक है, पार्ट टाइम कुछ काम कर लो, ये सब डिस्कस किया है। फिर व्हाट इज़ द साइड हसल विद 9 to 5 जॉब मस्ट, मतलब आप कुछ नया सीख सकते हो, ये सब इन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। वट स्किल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न इन 20s, ये सब। सो जेनजी फोमो एंड, हाँ इसमें एक टॉपिक इन्होंने जो बहुत अच्छा डिस्कस किया कि जेनजी फोमो एंड एक्सपेंसिव गैजेट ट्रैप। तो एक बार सुन लेते हैं सर क्या बोल रहे हैं इसमें। When we start earning, संजय जी, तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि यार मुझे ये वाले ब्रांड के कपड़े भी लेने हैं, द फोमो इज देयर देन कि मुझे आईफोन ही चाहिए, तो वो महंगे गैजेट्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टीज भी करनी है, ट्रिप्स पे भी जाना है जहाँ मम्मी पापा जाने नहीं देते थे। ये सब होने के बावजूद भी फिर 25-26 को तो पैसे नहीं बचते, मतलब अब तो फर्स्ट का वेट। तो बेसिकली सर ने इस पॉइंट में समझाया है कि जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदनी है। तो इन्होंने फ़ोन का एग्जांपल दिया कि आईफोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ा सिंपली वे में समझाता हूँ दोस्तों। देखो 20s में ना जब आप नौकरी करना शुरू करते हैं तो आप अपने पीयर ग्रुप में देखेंगे कि आपका बहुत मन करेगा नई नई चीज़ें खरीदने का, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का, क्योंकि आपने उस समय पैसा कमाना शुरू किया। अभी तक आप पैसा मांगते थे, अपने घर वालों से मांगते थे, बड़े भाई से मांगते थे, बड़ी बहन से मांगते थे, तो उसकी एक लिमिट थी। बट अब क्या, जब आप कमाना शुरू करते हो तो एकदम से आपके हाथ में पैसा होता है, तो आप उसको बहुत सी ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हो जो आपको ज़रूरी भी नहीं है। तो सर ने जैसे आईफोन का एग्जांपल दिया। मेरा ये मानना है दोस्तों कि देखो आईफोन इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपका मन है आईफोन लेने का, आप आईफोन ले लो, बट आप हर नए मॉडल के साथ अगर उसको अपग्रेड कर रहे हो देन दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। कि नया अब आईफोन 16, फिर 17, फिर 18, तो 6 महीने 8 महीने बाद नए मॉडल आते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ कि आप बहुत जल्दी लाइफ में गाड़ी मत खरीदो, मतलब शुरुआत में थोड़ा सा वेट करो, 5-6 साल अर्निंग करो, थोड़ा पैसा बचाना सीखो, अपना देखो कि इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है। क्या पता आपने जिसमें करियर बनाना चाहते हो आपको उसमें इंटरेस्ट ही ना हो शुरुआत में, है ना। तो उस समय थोड़े से खर्चों को टालो। और जब आप यंग हो तो यार आपको मतलब बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। और महंगी चीज़ें देखो शुरुआत में आपको लगेगा कि ये है, बट अगर आपके इनकम उस तरीके से नहीं है तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करना शुरू करेंगी। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने अपने 20s में मतलब बहुत पैसा बचा के चला। अभी भी मैं 27 का ही हूँ, आई एम नॉट वेरी ओल्ड, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ। 20s में शुरुआत के दिनों में मैं क्या करता था, बहुत एग्रेसिव सेविंग करता था, ठीक है। तो आज जब मैं 26-27 की उम्र में पहुंचा तो आई हैव डिसेंट कॉर्पस, आई हैव डिसेंट पोर्टफोलियो, नाउ आई कैन बाय एनीथिंग यार विच आई वांट। मैं महंगा आईफोन खरीद सकता हूँ, मैं महंगी गाड़ी खरीद सकता हूँ, एंड नाउ आई डोंट हैव टू टेक द लोन। ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो शुरुआत में अगर आप शुरुआत के 3-4 साल 5 साल एग्रेसिव सेविंग करके इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको आईफोन के लिए आईफोन EMI पे नहीं लेना पड़ेगा, फिर आपको गाड़ी EMI पे नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप उस समय भी EMI पे ले रहे हो दैट इज़ योर चॉइस, बट आपके पास उस समय मजबूरी नहीं है कि आपको EMI पे खरीदना है। तो शुरुआत के दिनों में थोड़े से अपने खर्चे रोक के चलो, ठीक है। सर ने बहुत अच्छे से बताया। और देखो कि शुरुआत के दिनों में अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करो, कि जल्दी से जॉब स्विच करो, जल्दी से लर्निंग पे फोकस करो, कि नौकरी में ये भी सीखूं वो भी सीखूं, सीख के नई नई जगह इंटरव्यूज दो, ठीक है। शुरुआत में एक कंपनी में 10 साल तक लगे रहने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो आपको ये करना चाहिए। फिर और जो सर ने डिस्कस किया दैट इज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, हाउ टू मैनेज लाइफ स्टाइल विद सैलरी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था, तो इसको एक बार और सुनते हैं। देखो मतलब लाख रुपए की बात की है सर ने, कि अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है और आप अपना लाइफ स्टाइल बढ़ा रहे हो तो भाई ये आप ब्लेंडर कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। फिर आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आप लोन ट्रैप में दबते चले जाओगे और एक टाइम पे आके फिर डिप्रेशन में आ जाओगे। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी सैलरी नहीं बढ़ी, ठीक है, 30-35-40-50 हज़ार पे आके उनकी सैलरी पैकेज रुक गई, क्योंकि वो थोड़ा उन्होंने कंफर्ट चूज़ किया कि एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। बट क्या है, वो अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि गाड़ी खरीद रहे हैं लोग, घर खरीद रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने भी गाड़ी खरीद ली EMI पे, बट सैलरी तो उतनी है, सैलरी लिमिटेड है, खर्चे बढ़ते चले गए। तो अभी क्या है, 10 लाख का पर्सनल लोन चल रहा है, एक 15 लाख का होम लोन चल रहा है। तो यार इन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको ये देखना है कि एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ योर सैलरी आपको अपने डिस्क्रिशनरी आइटम पे खर्च करना है, जो कि आपको जैसे लग्जरी है कि मेरे को फ़ोन लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को कपड़े लेने हैं ब्रांडेड, मेरे को जॉर्डन के शूज़ लेने हैं, ठीक है।
आपको एक सर्टेन परसेंटेज ही इन पे खर्च करना है। हाँ देखो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि नहीं यार रुका ही नहीं जा रहा, तो एक बार कर लो, बट जल्दी से खर्चे पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सैलरी आपकी बढ़ रही है, ठीक है, उसी हिसाब से आप अपने खर्चे बढ़ाओ। अदरवाइज अगर आप सैलरी से ज़्यादा रेट से खर्चे बढ़ाओगे तो क्या होगा, फिर आपको लोन लेना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और जब आप लोन लोगे तो फिर आपको नौकरी में अपने बॉस से दबना पड़ेगा, उसकी गाली भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहे हो, है ना, और आप बंद जाओगे लंबे समय तक। तो आपको फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, आपको सबकी सुननी पड़ेगी। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट होगे, फ्रस्ट्रेशन आपके शरीर पे दिखेगा, ठीक है। तो ये सब होगा। तो आपको इन सब चीज़ों पे रोक, मतलब शुरुआत में करियर में थोड़ा सा पहले 10 साल अगर यार आपने रोक लिया ना अपने आप को, थोड़ा सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपने फॉलो किया, तो आप अच्छे से चीज़ें कर लोगे। इम्पल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग हम बहुत करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई टिप? बहुत अच्छी मूवी देखी थी मैंने एक बार, उसमें ना तो इस टॉपिक में बात करी उन्होंने कि इम्पल्सिव शॉपिंग को कैसे रोकें। देखो आप लोग भी इम्पल्सिव शॉपिंग करते होंगे कि दोस्त को देखा कि यार उसने जूते खरीदे, आप भी अगले दिन अमेजोन से जूते ऑर्डर कर देते हो, उससे 1000 रुपये महंगी, ठीक है। किसी और को देखा, लड़कियां क्या करती, दूसरे को देखा कि उसने तो ये वाला लिपस्टिक खरीदी या ये वाला सूट खरीदा। तो इम्पल्सिव शॉपिंग से अपने आप को कैसे बचाएं। तो दोस्तों पहली बात तो देखो यार, कुछ लोग, मतलब जो लोग शोशाबाजी में बहुत बिलीव करते हैं, मेरा मानना है कि जिनको हमेशा दूसरों को दिखाना है कि यार मैं बहुत अमीर हूँ, मैं महंगे कपड़े पहनता हूँ, मैं महंगे जूते पहनता हूँ, मैं तो इस तरीके के घर में रहता हूँ, मैं तो इस गाड़ी से ट्रेवल करता हूँ। तो ये लोग ज़्यादातर इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं। मेरे अंदर आई डोंट थिंक कि मेरे अंदर ये इम्पल्सिव शॉपिंग वाला ट्रेट कभी पहले से ही नहीं था। मतलब शायद मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि मेरे अंदर इम्पल्सिव शॉपिंग वाला ट्रेट नहीं था। मेरे को किसी को देख के कि इसने महंगे कपड़े पहने तो कभी ये नहीं लगता कि यार मैं भी इसी ब्रांड के कपड़े खरीदूं, या ये वाली गाड़ी चला रहा है तो मैं भी। पता नहीं क्यों, विद एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, या किताबें पढ़ के ऐसा हुआ है, या मैं बचपन से ऐसा था, तो दैट आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, मेरे अंदर इतना इम्पल्सिव शॉपिंग वाला बिहेवियर नहीं है। बट अगर आप लोगों के अंदर है तो दोस्तों इसको थोड़ा डिले करना सीखो। अगर आपका कोई चीज़ आज खरीदने का मन कर रहा है, जैसे आप किसी शोरूम के बाहर से गुजरे, आपने देखा कि अरे यार ये तो जॉर्डन के शूज़ लगे हुए हैं वहाँ पे, और आपको खरीदने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप आज रुक जाओ। आप क्या करो, 1-1.5 हफ्ता का वेट करो, 10 दिन का वेट करो कि यार मैं अगले महीने खरीदूंगा। और जब आप अगले महीने तक, शायद आपका वो जो आपका मतलब मन है उस चीज़ को खरीदने का, शायद या तो वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपका फिर भी मन हो रहा है तो आप क्या करो, आप ये देखो कि यार ये जॉर्डन के शूज़ अगर 10,000 के, मेरे को 10,000 कमाने में कितना टाइम लगेगा। क्या मैं अपने बॉस की गाली, मान लीजिए आपको 10,000 आपकी महीने की सैलरी 30,000 है, तो आपको 10,000 कमाने में मतलब 10 दिन लगते हैं। तो आप सोचो कि यार अगर मैं ये खरीदूंगा तो साला मेरा जो 10 दिन की मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये जूते खरीदे और मेरे को 10 दिन और अपने बॉस की गाली सुननी पड़ेगी। तो अगर आप इस तरीके से देखो, ये टेम्प्रेरी चीज़ है, बट अगर आप इस तरीके से देखोगे तो बहुत आपका मतलब क्या होता है, आप अपनी चीज़ों पे, इम्पल्सिव शॉपिंग पे कंट्रोल कर पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं मतलब बैक्स्टर में काम करता था, व्हेन आई वाज इन लखनऊ, तो उस समय भी मेरी सैलरी मतलब ठीक ठाक थी। आई वाज अर्निंग 70-75,000। तो मेरे को जब मेरे मैनेजर वगैरह फील्ड पे आते थे मेरे साथ काम करने, तो दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार तू क्या बाइक से ट्रेवल करता है, तू ये गाड़ी ले ले, इंसेंटिव कमा रहा है, तू तो सैलरी कमा रहा है, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। क्योंकि मेरे सारे कलीग्स के पास लगभग गाड़ी थी, तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो मेरा मैनेजर हमेशा मेरे को बोलता था, तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा उसको बोलता था, सर इस बार इंसेंटिव आएगा तो ले लूँगा, इस बार इंसेंटिव आएगा तो ले लूँगा। जैसे इंसेंटिव आता था मैं उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था, फिर मेरे पास बचता नहीं था। फिर मैं सोचता था यार इस बार, अगली बार और मैं जनरली सोचता था कि अगली बार इंसेंटिव आएगा तो शायद मैं गाड़ी लूँगा। बट मैं सोचता था यार साला 10 लाख की गाड़ी लूँगा, अभी तो मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, और अभी इस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा तो 5 साल बाद ये डबल हो जाएंगे और तब मैं गाड़ी ले लूँगा। और फिर जब मैं दिल्ली आया, मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने रहना शुरू किया, मैंने गाड़ी ले भी ली। तो ऐसे आप इम्पल्सिव शॉपिंग को रोक सकते हैं। आपको थोड़ा शोशाबाजी से दूर रहना है, और कुछ नहीं होता दोस्त। 4 दिन किसी को दिखाओगे, सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने क्या पहना है, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मतलब कौन सी गाड़ी से उतर रहा है। ये सब जिनके पास नहीं होता उनको फर्क पड़ता है, जिनके पास कुछ नहीं होता, जो अंदर से खोखले होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। एटलीस्ट जब आप अपने 20s में हो, जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें 20s में नहीं करनी। जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ टच कर जाए, 50 लाख टच कर जाए, फिर करो यार, फिर गाड़ी लो, घर लो, जो लेना है लो ना। उस 50 लाख को इन्वेस्टेड रहने दो मार्केट में, उसको कंपाउंड होने दो। उसके अलावा फिर जो आप पैसा कमा रहे हो उससे मस्ती काटो। आज मेरे पास जितना पोर्टफोलियो, आप मेरी कल की वीडियो देखो जाके, जिसमें मैंने बनाया रोड टू हाउ टू मेक 1 CR, मतलब रोड टू रीच 1 CR करके टाइटल है वीडियो का। तो वो देखो कि अगर जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ टच चल जाए, उसके बाद मस्ती करो यार। उसके बाद आज मैं अगर पूरी सैलरी भी खर्च कर रहा हूँ अपनी, मान लो मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं लाख के लाख अगर मैं खर्च कर रहा हूँ,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैंने अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचा के रख दिया, वो 1 करोड़ मेरा 4 साल में तो डबल होगा, 4 में नहीं तो 5 साल में तो डबल होगा, 5 में तो 6 साल में होगा। अगले 6 साल बाद ऑटोमेटिकली अगर मैं 1 रुपया भी सेव नहीं करूंगा तो मेरा 1 का 2 करोड़ हो जाएगा, 12 साल बाद 2 का 4 करोड़ रुपये हो जाएगा। 12 साल बाद अगर मान लीजिए 5 साल में भी पैसा डबल होता है तो 10 साल में मेरे पास 4 करोड़ रुपए होंगे, 15 साल में मेरे पास 8 करोड़ रुपए होंगे। तो वो एक कंपाउंडिंग मशीन मेरे लिए एक ऐसा बंदा तैयार हो गया जो साल की मेरे को 15-20 लाख रुपए कमा के देगा। ठीक है, एक तरीके से वो 1 करोड़ एक बंदे को दोगा। आप उस तरीके से सोचो। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही करते रहना, बट आपको शुरुआत के थोड़े से दिनों में कंट्रोल करके रखना, उसके बाद सॉर्टेड है चीज़ें। ठीक है, तो मेनली ये था, मतलब काफ़ी अच्छी सर की पॉडकास्ट थी, आप इसको देख भी सकते हो। पॉडकास्ट का टाइटल मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, बट जो चीज़ें मैंने भी ऐड ऑन की आप इनका भी ध्यान रखिए। आपके कुछ डाउट्स हैं तो वीडियो के कमेंट में लिखो, मैं उन पर बात करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और अगर मैं कुछ और अपने में इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिखो। चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे किसी और पॉडकास्ट पर, रिएक्शन वीडियो बनाएंगे।